स्वागत है आपका फ्यूचर पीसीएस में। घटना चक्र आई दृष्टि सीरीज़ की क्लास 7 में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रमुख नियुक्तियां, आपदाएं और ऑपरेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा रैंकिंग पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे न्यूज़ में रैंकिंग देख चुके हैं, व्यक्तित्व देख चुके हैं, ठीक है। संक्षिप्तियाँ में भी अंतर्राष्ट्रीय खंड देख चुके हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद कुछ नियुक्तियाँ हैं और कुछ ऑपरेशन है, ठीक है। उसके बाद पूरा अंतर्राष्ट्रीय खंड समाप्त हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खंड उपयोगी क्यों, ये पहले ही बताया गया, क्योंकि क्वेश्चन का मार्जिन जो है वो 60% लगभग है और जो क्षेत्र हैं वो सीमित हैं, न्यूज़ भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हंट करना ज़्यादा आसान है। तो चलते हैं। स्टार लगा दिया गया है और ये स्टार क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के कारण लगाया गया है और वो प्रीवियस ईयर के अध्ययन के आधार पर ही लगाया गया है, ठीक है। तो अगर कम न्यूज़ किसी चीज़ के बारे में बताई जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉपिक छोड़ा जा रहा है या जल्दी है उसमें कुछ, ठीक है। वो कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके दिमाग को कचड़े से बचाया जा रहा है, ये समझिए, ठीक है। तो चलते हैं पहले पर। नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, जो जो चीज़ें हैं उस पर पॉइंट लगा दिया गया है। तो ये वाशिंगटन DC अमेरिका में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर होकर नाटो का गठन हो गया था, ठीक है। अगला नाटो सम्मेलन द हेग, नीदरलैंड में आयोजित होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो भी यहीं पर हुआ है, ठीक है। अभी इसके एक अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनका नाम है नवाफ सलाम, ठीक है। नवाफ सलाम ये किस देश के निवासी हैं, तो ये लेबनान के हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो डबल स्टार लगा, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इटली की अध्यक्षता में ये हुआ था। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, कौन अध्यक्षता किया था, इटली अध्यक्षता किया था। अपुलिया एक शहर है जो इटली का है, वहाँ पे 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, ठीक। इटली ने किससे G7 की अध्यक्षता ली, तो जापान से ली है। अगले वर्ष 2025 में कनाडा इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक। इस शिखर सम्मेलन में 7 G7 सदस्यों, राष्ट्र के नेताओं तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ये सेकेंड टाइम्स फिर से ये अध्यक्ष बनी है। अभी जल्दी इनका निर्वाचन हुआ है, ठीक है। इन्होंने भी प्रतिभाग किया है, ठीक है। अब मोदी जी भी गए थे क्योंकि वहाँ से जो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उन्होंने निमंत्रण दिया था, ठीक है। अब इसमें 12 सत्र तथा 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया था, ठीक। इनमें कौन कौन अन्य है, 11 को उन्हें ध्यान देना है। भारत को आउटरीच देश के रूप में निमंत्रित किया गया था, ठीक, और मोदी जी इसमें पहुँचे थे भाग लेने के लिए। बस इतना बहुत है। आगे चलते हैं। G7 जो है वो कौन कौन इसमें है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान, ठीक है। अब याद ऐसे रखिए कि 2 देश इसमें नॉर्थ अमेरिका से हैं, ठीक है। कौन कौन, ये दोनों। इसके अलावा एक देश केवल एशिया से है, एशिया से केवल जापान है, ठीक है। इसके अलावा बाकी कितने हैं, बाकी सब यूरोप से हैं, ठीक है। बाकी सब यूरोप से हैं, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, 4 सदस्य यूरोप। तो 4, 2, 6, 1, 7 G7 मेंबर हैं, ठीक है। अगले न्यूज़ पे चलते हैं, कम इम्पॉर्टेंट है। 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में हुआ था, ठीक है। अबू धाबी में हुआ था, ये याद रख लेना है। इसके अलावा देखिए 2 अल्प विकसित राष्ट्रों को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता दी गई है। WTO की सदस्यता किसको मिली है, तो कोमोरोस को मिली है और टिमोर लेस्टे को मिली है, ठीक है। कोमोरोस की लोकेशन अगर आप लोग याद कर पाएँ तो कमेंट करिए, वैसे बता दे रहे हैं, ठीक है। जो ये अफ्रीका है, इसमें यहाँ पे जो मेडागास्कर है उसके बगल में ही कोमोरोस है, ठीक है। कोमोरोस एक द्वीपीय राष्ट्र है। इसी तरह तिमोर लेस्टे जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो पापुआ न्यू गिनी है उसके पास ही तिमोर लेस्टे एक द्वीपीय देश है, ठीक है। तो इन दोनों की लोकेशन और इनके बारे में थोड़ा सा जानिए, ठीक। 164 से बढ़ के सदस्यों की संख्या 166 हो गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये भी लेस इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, CMS COP14 है। COP क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जब किसी संगठन में हस्ताक्षरित देश जो उसकी पार्टी होते हैं, जैसे आप मुकदमा लड़ते हैं ना तो उसमें 2 पार्टियां होती हैं, उसी तरह किसी संगठन या किसी समझौते की जो पार्टी होती हैं वो जब साथ में बैठ के कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसको COP कहा जाता है, ठीक है। अब ये किसके लिए है, तो वन्य जीव की प्रवासी प्रजातियों की रक्षा के लिए ये COP किया गया है। यहाँ पे जो CMS है उसका मतलब है कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, मतलब प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन ये किया गया है, ठीक। इसका आयोजन कहाँ हुआ था ये देख लेते हैं, समरकंद में,
और इसका CMS का ये प्रकृति की कोई सीमा नहीं है, ये इसका स्लोगन है। ठीक है, क्या है इसका स्लोगन है। आगे चलते हैं। बैठक के दौरान विश्व की पहली प्रवासी प्रजाति रिपोर्ट जारी की गई, जिसका नाम है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पेसीज। ठीक है, आप देखते हैं इंडिया में जो तसो मरोरी लेक है लद्दाख में, इसी तरह या बहुत सारी ऐसी लेक्स हैं जहाँ पे हज़ारों की संख्या में माइग्रेटरी स्पेसीज खासकर पक्षी आते हैं। ठीक है, तो उनका एक गलियारा है, उनके गलियारों की सुरक्षा के बारे में इस पर चर्चा हुई है। ठीक है, उनके लिए भी जैसे हाथियों के लिए गलियारा दिया गया है भारत में, गलियारा कई सारे लगभग 80 के करीब हैं, उसी तरह विश्व में पक्षियों के लिए भी गलियारा देने की व्यवस्था के बारे में बातचीत शुरू हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 1979 में हस्ताक्षरित हुआ था CMS, जिसको हम लोग करें कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। ठीक है, इतना याद रखिए। 1983 में भारत भी इसमें शामिल हो गया था। आगे चलते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो भारत उसका शुरुआती देश है, उसको स्थापित करने वाला देश है। उसका 19वां जो सम्मेलन है वो कंपाला युगांडा में हुआ। ठीक है, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाना इसका थीम था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहाँ है ये देख सकते हैं। ठीक है, इस समय सदस्य देशों की संख्या 121 से भाग लेने एस जयशंकर जी गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गुटनिरपेक्ष बारे में दिया है थोड़ा बहुत। तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी बांडुंग कॉन्फ्रेंस से। ठीक, तत्कालीन बेलग्रेड जो यूगोस्लाविया तब था। ठीक है, वहाँ पे इसे औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। भारत इसके संस्थापक देशों में है और इसका विचार भी भारत से ही निकला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सम्मेलन है इस बार का, ट्रिपल स्टार उसको दिया गया है, वो COP28 है। ठीक है, ये अगेन COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये कौन सी पार्टी है देखते हैं आगे। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस UNFCCC जिसको कहते हैं, इनके पक्षकारों मतलब इनकी पार्टीज का 28वां ये सम्मेलन था। ठीक है, ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये दुबई में आयोजित हुआ है। ये 2023 वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बारे में किस बारे में इसमें थोड़ा सा सहमति बनी है, तो प्रथम वैश्विक स्टॉक टेक के बारे में थोड़ी सी सहमति बनी है। ठीक है, इसमें सामूहिक प्रगति के आकलन की ये समीक्षा करेगी, ये जो एक संस्था के बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता को 3 गुना करने के लिए सर्वसम्मत समझौता हुआ है। ये लोग खाली बात ही चीत करते हैं, समझौता उतरता बहुत कम। COP28 के दौरान वैश्विक जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। दुबई में हो रहा है, मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक, वर्ष 2028 में आयोजित होने वाली 2028 में होने वाली जो COP33 है, इसके लिए भारत ने दावेदारी पेश की है कि भारत इसकी मेजबानी करना चाह रहा है। ये इस खंड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यदि UNFCCC के हस्ताक्षरकर्ताओं की इस पेशकश पर स्वीकृति हो जाती है तो 2002 के बाद ये दूसरा COP होगा जो भारत में आयोजित होगा। मतलब इससे पहले 2002 में पहला COP आयोजित हो गया है। ठीक है, इस सम्मेलन के दौरान मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो ये सारी पहलें आप लोग याद रखिए कौन कौन सी पहल शुरू हुई थी। दुबई में COP28 के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का भी शुभारंभ किया गया। किसने किसने किया, तो इसको यूनिसेफ, जनरेशन अनलिमिटेड तथा भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीन राइजिंग पहल का भी शुभारंभ किया। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस भारत ने शुरू किया, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस। ठीक, इसको भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया। लगभग 11 से अधिक देशों की 250 लगभग नदियों को इसमें शामिल किया गया। ये भी आप ध्यान दे सकते हैं, लगभग 11 देशों ने, उसमें ऑस्ट्रेलिया एक प्रमुख देश है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ दिया भी है 11 देशों के 275 से अधिक नदी इसमें शामिल हैं। कुल 11 देश में शामिल हुए हैं, कौन कौन से इतना याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया और USA, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के सहयोग से सहयोग से नहीं, ये दूसरा है। सहयोग से एक संगठन स्थापित किया, इसको आगे पढ़ेंगे। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा COP28 में पूरे विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र जिसका नाम है अल दफरा, ये 2 गीगावाट का है। ठीक है, अल दफरा का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है, COP29 का आयोजन कहाँ होगा, क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है यहाँ से। अजरबैजान इसका आयोजन करेगा। ठीक है, इसके बाद COP30 ब्राज़ील में आयोजित होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। GPAI शिखर सम्मेलन, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ और जान लेते हैं। अभी जो सम्मेलन हुआ था ना, उसमें 1-2 पहल और है क्या, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मतलब COP28 में ही जो चीज़ें शुरू हुई है उसको वहीं ख़त्म कर लेना ही उचित रहेगा। ठीक है, तो 1 सेकंड रुकिए, इसमें देखिए। चलिए आगे इसको हम लोग रिकॉल करके करेंगे। GPAI शिखर सम्मेलन देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो पहले GPAI के बारे में जानते हैं।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी जो है, इसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये 15 जून 2020 को लॉन्च हुआ था। अब इसका क्या हुआ है, इसका शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। इतना याद रख सकते हैं। सिंगल स्टार का ये भी प्रश्न है। ठीक, इससे ज़्यादा इसकी महत्ता नहीं है। ठीक है, 2023-24 के लिए भारत इसका अध्यक्ष है, ये ध्यान रख सकते हैं। 2023-24 के लिए भारत इसका अध्यक्ष है। आगे चलते हैं। अभी देखिए COP5 जो है, ये भी एक कॉन्फ्रेंस है। किसके लिए, मिनीमाटा अभिसमय। कहाँ आयोजित हुआ है, ये जेनेवा में आयोजित हुआ है। इसके अलावा इसके बारे में क्या देख सकते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस वजह से इसको स्किप कर रहे हैं ज़्यादातर चीज़ें इसकी। ठीक, एक जरूर चीज़ रख सकते हैं कि मिनीमाटा रोग होता किससे है, तो मरकरी से होता है। मिनीमाटा रोग मेथिल मरकरी के कारण मुख्यतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है साइंस बैकग्राउंड से। ठीक है, साइंस के खंड से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये देख सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा सम्मेलन ये कहाँ हुआ है, तो ये यूके के ब्लेचले पार्क में हुआ है। ठीक है, यूके के ब्लेचले पार्क में हुआ है। ठीक, भारत सहित 28 प्रमुख देशों और यूरोपीय संघ इसमें अभी पहुंचे थे। यह ऐतिहासिक घोषणा, कौन सी घोषणा, ब्लेचले घोषणा वहाँ की गई, जिसे फ्रंटियर AI के नाम से जाना जाता है। एक उन्नत AI सिस्टम होगा जो उसके संभावित जोखिमों, AI के संभावित जोखिमों और लाभों को संबंधित करने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण का प्रयास करेगा। ठीक है, तो कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, किस बारे में, ये ध्यान रख सकते हैं। जो ब्लेचले घोषणा है वो AI जोखिम से निपटने के लिए पहला वैश्विक समझौता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ हुआ था और क्या पहला है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। ठीक, आगे चलते हैं, इसमें कुछ और मिलता है। तो इस शिखर सम्मेलन के दौरान 2 नवंबर 2023 में यूके में विश्व में प्रथम AI सुरक्षा संस्थान भी बनाया गया। ये भी क्वेश्चन बनने के चांस है कि विश्व का पहला AI सुरक्षा संस्थान कहाँ बनाया गया, तो यूके में बनाया गया। ठीक, आगे चलते हैं। ये जो है ना ब्लेचले पार्क, ये द्वितीय विश्व युद्ध में एक स्थल, प्रमुख स्थल के रूप में था, जब हिटलर के जो कोड थे उनको डिकोड किया गया था ब्लेचले पार्क में। ठीक है, तो ये देखिए उसी के बारे में लिखा हुआ है कि लॉरेंज कूटलेखित संदेशों को डिकोड किया गया था ब्लेचले पार्क में ही, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है, इसीलिए यहाँ हो भी रहा है। भारत की तरफ से राजीव चंद्रशेखर जी गए थे, जो तत्कालीन राज्य मंत्री थे किसके, IT के। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और IT के राज्य मंत्री थे। भारत ने जो उनके यहाँ होने वाला है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर AI GPAI, जिसकी अध्यक्षता भारत के पास थी, भी पिछला पढ़े हम लोग, उसके लिए आमंत्रित सबको कर दिया है। ठीक है, AI की अगली कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता जो है वो फ्रांस को दे दी गई है यूके के बाद। आगे चलते हैं, ये देख लेते हैं, लेस इंपॉर्टेंट है। 3 बेसिन समिट किससे जुड़ी हुई है, तो कांगो से जुड़ी हुई है। ये वहाँ के अफ्रीका के कुछ देशों जो कि भूमध्य रेखा के आसपास हैं, जहाँ अत्यधिक जैव विविधता वन क्षेत्र हैं, उनके बारे में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में अफ्रीका का जो ये वाला पार्ट है, तो ये ऊपर कर्क और नीचे मकर जा रही है, इसके बीच जो देश हैं उनके बारे में। यहाँ 80% वन क्षेत्र और 2/3 जैव विविधता इस क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। ये केवल अफ्रीका में ही नहीं, मतलब अमेरिका और कर्क मकर के क्षेत्र में जितनी भी जैव विविधता वाली चीज़ें हैं उनके बारे में 3 बेसिन है। ठीक है, अब देखिए उन बेसिन में कौन कौन शामिल है, तो पहला है अमेजन बेसिन, दूसरा है कांगो बेसिन, तीसरा है बोर्नियो मेकांग दक्षिणी पूर्वी एशिया बेसिन। ठीक है, ये टॉप ऐसे बेसिन है जहाँ पे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी एकदम पीक पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। G77 शिखर सम्मेलन, G7 के बाद ये क्या है, तो ये मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्री जो हैं उनके बारे में उनके द्वारा स्थापित एक संगठन है। इसका क्या हुआ है, ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हुआ है हवाना क्यूबा में। G77 प्लस चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हवाना क्यूबा में आयोजित हुआ है। अब देखिए चीन अल्प विकसित देशों को कैसे अपने ऋण जाल में फंसा रहा है और उनके साथ सम्मेलन आयोजित करके मेलजोल बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये देखने वाली बात इसमें है। आगे चलते हैं, भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी कब, 1964 में। तो ये कुछ इतना नहीं है, ये याद रख सकते हैं। G77 है क्या, तो 1964 में 77 विकासशील देशों द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, भारत इसका सदस्य है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं, 18वां G20 शिखर सम्मेलन सितंबर 2023 में हुआ था। 1 साल से अधिक होने जा रहा है, इसलिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो गया, नहीं तो ये 3 या 4 रहता। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा, इन सम्मेलनों की जो बैठकें हुई थी उसमें ये ऐसे क्षेत्र से शहर थे जहाँ पे इन बैठकों का आयोजन हुआ था। अमिताभ कांत G20 के शेरपा थे, हर्षवर्धन श्रृंगला जो थे वो समन्वयक थे। आगे चलते हैं, अतिथि देश कौन कौन थे, भारत ही कर रहा था, तो भारत अतिथि देश बुलाने का अधिकार रखता था, तो बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड,
नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन तथा यूएई को भारत ने बुलाया था। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली घोषणा पत्र भी, दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र भी जारी हुआ था। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, अफ्रीका संघ को G20 का नया सदस्य देश बनाया गया। ये दूसरा क्षेत्रीय गुट है EU के बाद। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हुआ था। इसने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया था। इस पे कौन कौन शामिल हो गया था, तो सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस तथा यूएई। इसमें देखिए अमेरिका और ब्राज़ील इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आपको समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो जैव ईंधन के प्रमुख उत्पादक तथा उपभोक्ता है उसमें अमेरिका जो है पहले स्थान पे है। अमेरिका सबसे ज़्यादा जैव ईंधन, फिर ब्राज़ील और भारत 3% के साथ तीसरे स्थान पे है। ठीक है, ये तीनों मिलकर 81% का योगदान देते हैं, इसलिए भारत ने इन दोनों के साथ मिलकर इसे बनाया है। ठीक, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इसे कौन कौन मिलकर चालू किया है, तो ये भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा यूरोपीय संघ के नेताओं ने इसे मिलकर प्रारंभ किया है। ये BRI का काउंटर है। ठीक है, BRI को प्रतिसंतुलित करने के लिए ये शुरू किया गया। ठीक है, BRI क्या है, तो BRI चाइना की एक रोड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये क्या करता है, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है पूरे एशिया को अरब खाड़ी यूरोप से जोड़ते हुए। पूरे जैसे उनका पुराना जो एक रेशम मार्ग था उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास है। ठीक है, वो उसको रेशम मार्ग कहते भी हैं। ठीक, सिल्क रूट कहा जाता है इसको। आगे चलते हैं, तो ये थी चीज़ें। G20 के बारे में कुछ और चीज़ें दी हुई है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है, तो ये महाउपनिषद से लिया गया है। ठीक, इसके अलावा जो 7 पंखुड़ियाँ हैं वो 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित करती हैं, यही सब इसके बारे में है। तथा संगीत के 7 स्वरों का भी प्रतिनिधित्व करती है। तो ये चीज़ एक बार पूछ लिया गया है, दोबारा नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ जो छूटा हुआ इसमें मुझे लग रहा था तो वो मैंने अलग से लिख दिया है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। 9वां G20 संसदीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, आगे अगर देखें, भारत और UK 2+2 पहली बार आयोजित हुआ है। ये कहाँ आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसके अलावा IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो बैठक हुई है, 141वां सत्र हुआ है, वो मुंबई में आयोजित हुआ है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन अभी कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये बर्लिन में आयोजित हुआ है। अब देखिए इंडिया ने इसमें क्या क्या घोषणा की है, तो इंडिया ने कहा है कि 2025 तक वो हाई BP को समाप्त करेगा और 2075 तक डायबिटीज़। तो ये वाला तो कुछ समझ में भी आता है, हालांकि डायबिटीज़ एक कठिन बीमारी है, लेकिन ये वाला तो समझ से परे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है ना, उसने भी कुछ अपने तरफ से रखे हैं लक्ष्य, जिसमें मलेरिया को 2030 तक उन्मूलित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा फाइलेरिया को 2030 तक, TB को 2025 तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए एक कार्य योजना भी चल रही है जो 2017 से 25 के लिए चल रही है। ठीक है, अब देखिए आसियान समिट तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन ASEAN+3 सम्मेलन एक बार हुआ है जकार्ता में। ठीक है, पिछली बार वाला, आपकी बार वाला नहीं। इसमें कौन कौन से 3 हैं, तो चीन, जापान, कोरिया है। आसियान का जब बात होती है ना, तो उसमें जापान और कोरिया चाइना के साथ सहयोग स्थापित करने में गुरेज नहीं करते। ये एक बड़ा अजीबोगरीब तथ्य है। ठीक है, जो इसका RCEP था, इसमें ये लोग तो शामिल हो गए खुशी खुशी, भारत ने इसको छोड़ दिया था। आगे चलते हैं। जो भारत ब्राज़ील 2+2 वार्ता पहली बार आयोजित हुआ है, ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ठीक है, भारत ब्राज़ील ब्रिक्स में ऐसे देश हैं जो एक जैसी समानताएं काफ़ी कुछ रखते हैं, दोनों कृषि प्रधान देश हैं, इसलिए भारत ब्राज़ील में सहयोग की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, ब्राज़ील बहुत सारी चीज़ों में आगे है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग जो है, उसके 62वें सत्र की अध्यक्षता भारत ने की थी। ठीक है, ये सीधे 1 लाइनर पूछा जा सकता है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो दुबई में आयोजित हुआ था। इसकी थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना। ठीक, ध्यान से देखते जाइए। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन अभी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसे 2024 का ये खंड था। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने इसको शुरुआत किया था। ठीक, अब देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो अबू धाबी UAE में आयोजित हुआ था। इसके अलावा 10वां जल फोरम ये कहाँ आयोजित हुआ, तो ये बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था। अगर थोड़ा सा इसकी बाली की लोकेशन को ध्यान से देखें, एक बार प्रश्न भी पूछा हुआ है। प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि ये जो इंडोनेशिया के द्वीप हैं उनका क्रम पूछा गया था एक बार। तो ये ऐसे सुमात्रा द्वीप है और ये ऐसे मलय प्राय द्वीप है, जहाँ यहाँ सिंगापुर है। ठीक है, तो ये सुमात्रा हो गया, फिर इसके नीचे छोटा ऐसे जावा, इसके बाद एक द्वीप है बाली लोम्बोक। ठीक है, तो यही बाली है। ठीक, बाली एक क्या है, ट्रैवल डेस्टिनेशन भी है। सबसे बड़ा कौन सा, ये
इसके अलावा जो यहाँ बोर्नियो है, इसमें भी एक क्षेत्र है जिसको कालीमंतन कहते हैं, ये भी इंडोनेशिया का ही पार्ट है। ठीक, तो आप लोग मैप देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये रॉटरडैम में आयोजित हुआ। ठीक है। सेकंड एआई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये सियोल में आयोजित हुआ है। इसको कंफ्यूज नहीं करना है। एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो यूके के बेलेस्ली पार्क में हुआ, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। सेकंड एआई शिखर सम्मेलन दक्षिणी कोरिया और ब्रिटेन की संयुक्त प्रयासों से आयोजित हुआ है। इसके अलावा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो मॉरिशस में आयोजित हुआ है और इसमें बांग्लादेश को सदस्यता दे दी गई है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको ध्यान से पढ़िए। एकदम फिल्टर करके लाया हुआ है, कम से कम 50 सम्मेलन लिखा होगा तो उसमें से ये छांट के लाया हूँ। ठीक, तो आएगा तो इसमें से आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन देखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट निर्वाचन इसमें है। पहला है निर्वाचन कीर स्टार्मर का। ठीक, कहाँ के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बने? यूके के बने। तो अभी तो ऋषि सुनक थे, तो कैसे ये आ गए हैं तो देखते हैं। इन्होंने ऋषि सुनक का स्थान लिया है, साफ ही दिख रहा है। ठीक है, यूके के नए प्रधानमंत्री लेबर पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है, नो लेबल, ओनली लेबर। ठीक है, आगे चलते हैं। यूके में आम चुनाव कब हुआ? 4 जुलाई 2024 को हुआ, जिसमें 650 निर्वाचन क्षेत्रों में मामला पलट गया। 411 में पूर्ण बहुमत दर्ज करते हुए लेबर पार्टी जो है सत्ता में आ गई। कंजर्वेटिव पार्टी जो ऋषि सुनक वाली थी उसको हरा दिया है। ठीक है, बस इतना याद रख सकते हैं। तो याद रखिए कि कौन किस पार्टी का किसको किसको हरा दिया है। अब देखिए, अब लेबनान, इजराइल, ईरान, ये एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्थी चल रहा है इस समय, भयंकर युद्ध की स्थिति चल रही है। तो ईरान के राष्ट्रपति जो थे, उनकी जो हत्या हुई थी, कि दुर्घटना हुई थी, उसके बाद वहाँ पे राष्ट्रपति का पद खाली हो गया था। तो मसूद पजकेशियन इनको बनाया गया है। ये उदारवादी गुट के हैं। ठीक है, और अभी भी ईरान का जो सर्वोच्च नेता है उसका नाम है खमैनी। ठीक है, ये सुप्रीम लीडर है वहाँ के। और उदारवादी से मसूद पेजकेशियन जो ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, ये 9वें राष्ट्रपति हैं। इससे पहले कौन थे? तो इब्राहिम रईसी थे। इब्राहिम रईसी आप लोग को याद होगा, बहुत दिन तक थे। ठीक, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद वहाँ के विदेश मंत्री हुसैन आमिर और राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी दोनों जो है दुखद मृत्यु किसमें हुई थी? हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। ठीक है, अब और कुछ यहाँ पे नहीं ध्यान देना है, विदेशों में कार्यकाल वगैरह तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। एक बार अभी जो तंजानिया की थी सामिया सुलू हसन, जो वहाँ की राष्ट्रपति हैं, महिला राष्ट्रपति, तो वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन थी। तो उस पर क्वेश्चन बन गया था, एक क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो इसीलिए इस पर भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। कांगो लोकतांत्रिक, ठीक है, DR की जुडिथ सुमिनवा तुलुका को पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं देना है। कांगो जो है वो कहाँ है? अफ्रीका में। तो अफ्रीका की मैपिंग पढ़िए, उसमें कांगो पता चलेगा। कांगो एक नदी भी है। आगे चलते हैं। इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो बने हैं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में अलेक्जेंडर स्टब देश के नए राष्ट्रपति हुए हैं। मिलान कराने के लिए अगर 4 लोगों को दे दिया, 4 राज्य और 4 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तब ये आ सकता है। ठीक है, इसलिए अलेक्जेंडर स्टब को ऐसे याद रखिए। पोलैंड में डोनाल्ड टस्क हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड टस्क हैं। ठीक है, लॉ एंड जस्टिस पार्टी से जीते हैं। बस इनका नाम याद रख लीजिए, उतना बहुत है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन और इंग्लैंड अगर कुछ भी कर देते हैं छोटा मोटा, मतलब वहाँ पे तो एक मंत्री का स्कैंडल भी हुआ तो पूछ लिया गया था। ठीक है, पार्टीगेट स्कैंडल क्वेश्चन अगर आप लोग प्रीवियस ईयर देखते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, तो 2023 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वहाँ पे एक स्कैंडल हुआ था। इसके अलावा पोप की मृत्यु से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आप लोग को जो कम पढ़ाया जा रहा है ना, उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग है, एक रिसर्च है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। क्रिस्टोफर मार्क लक्सन को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये वहाँ देखिए लेबर पार्टी जीती है, यहाँ सत्तारूढ़ लेबर पार्टी हट गई है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन बना है? यहाँ पे क्रिस्टोफर लक्सन प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, वहाँ के प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड में पहली बार 3 पार्टियों के गठबंधन से एक सरकार बनी है। ठीक, ये हो सकता है। इसके अलावा और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेनियल नोबोआ जो है इक्वाडोर को नए राष्ट्रपति बने हैं, और ये इक्वाडोर के सबसे युवा निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। यही 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बनने लगा कि यही 2 चीज़ है। वैसे जो ऐसे कम इंपॉर्टेंट राष्ट्र हैं उनके आने की संभावना तभी है जब क्वेश्चन मल्टीपल टाइप का बने। ठीक, अब चलते हैं अगले खंड पे, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। अब देखिए बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा टाइफून यागी, और भारत ने इसके लिए एक प्रयास भी कर दिया, इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो गया। अब ये टाइफून कहाँ आता है? टाइफून मेनली एक क्या है?
ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो समुद्र से शुरू होता है। जैसे आप लोग अगर ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है वो हमेशा समुद्र तल से शुरू होता है, गर्म पानी उसका सोर्स है, ठीक है। तो मान लीजिए ये समुद्र है, यहाँ किनारे स्थल भूमि है, तो यहाँ शुरू होता है और ये आके किनारे पे थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है, थोड़ा क्या काफ़ी अब तो नुकसान पहुंचाने लगा जलवायु परिवर्तन की वजह से। अब जलवायु परिवर्तन कैसे कारक है? पानी जो सागर का पानी, महासागर का पानी गर्म हो रहा है, उसके पीछे तो जलवायु परिवर्तन ही तो है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है। तो ये टाइफून यागी किस किस देश को प्रभावित किया? तो चीन, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। लेकिन मुख्य देश कौन सा है? तो मुख्य देश वियतनाम था, ठीक है। ये वियतनाम में आने वाला सबसे शक्तिशाली टाइफून आज तक का है, ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये कहाँ निम्न दबाव का क्षेत्र वगैरह बना, ये जो जोग्राफिकल वो है उनका काम है। यागी का अर्थ होता है बकरी, ये जापानी भाषा का शब्द है। $1 मिलियन मूल्य की मानवीय राहत सहायता वियतनाम को प्रदान की गई है, किसके तहत? ऑपरेशन सद्भाव के तहत, ऑपरेशन सद्भाव के तहत। आगे चलते हैं। अब देखिए रेमल तूफान कहाँ पे आया? तो बंगाल की खाड़ी में आया है, इसके बारे में इतना ही जानिए। रेमल चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया है, ठीक। बंगाल खाड़ी में आएगा तो किस किस देश को डिस्टर्ब करेगा ये तो आपको पता ही है। जो तटरक्षक पोत है जिसका नाम वरद है, इसको भेजा गया था, ओमान द्वारा नाम दिया गया है रेमल का। नामकरण कभी कभी कौन किया है ये पूछ लेता है, तो रेमल का नामकरण ओमान ने किया है, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा खंड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ ये वगैरह। अब देखिए नियुक्तियों में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग काफ़ी नियुक्तियाँ संक्षिप्तियाँ में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके देखिए। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, जुड़ने के लिए। फ्यूचर पीसेस आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसकी क्विज़ हम लोग वहाँ पे करा देते हैं। रोज़ छोटे छोटे क्विज़ के पार्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बना के वहाँ पे कराते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल अभी नया है, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। कोई सुझाव हो तो दे दीजिए। और जो फिल्ट्रेशन की दिक्कत है, जो लोग कह रहे हैं कि कम पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो उसके पीछे रिसर्च है, आप लोगों का फ़ायदा है। मिनट बढ़ा के मेरा ही फ़ायदा होगा, लेकिन आप लोग के फ़ायदे की सोची जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।